नमस्कार विद्यार्थियों, अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा हम कर चुके हैं और उम्मीद करती हूँ सिद्धांतों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और क्वेश्चंस को भी समझ लिया होगा। 13 सिद्धांत अधिगम के पढ़ाए थे, पता है आपको। जितना बताया गया है 13 सिद्धांतों में उतना आप ग्रहण कर लेना। याद रखना, एक भी लाइन अनावश्यक नहीं है। जितने आवश्यकता है उतना बताया गया है, लेकिन जितना बताया गया है उतने को ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उतना पढ़ने के बाद आप एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भी क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जितने सिद्धांत बताए गए हैं, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको एज इट इज ग्रहण करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ग्रहण करें। अधिगम टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टॉपिक में आपने सिद्धांतों के बाद क्या पढ़ा था? अधिगम स्थानांतरण पढ़ा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े, सारी चर्चा ये आपने कर ली, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व नहीं किए हैं। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अधिगम स्थानांतरण से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, अधिगम पठार वक्र से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसी के बाद हमारा अधिगम टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। बताया था मैंने जब मैंने आपको अधिगम स्थानांतरण पढ़ाया कि एक खिलाड़ी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। क्यों? गेंदबाजी बिल्कुल अलग है और बल्लेबाजी बिल्कुल अलग है। ये ज्ञान इसको प्रभावित नहीं करता। तो कौन सा स्थानांतरण होगा बताइए? विधेयात्मक, निषेधात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बताइए? करेक्ट आंसर है शून्य। कैसे? गेंदबाजी अलग है, बल्लेबाजी अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह है। ठीक है, गेंदबाजी का ज्ञान बल्लेबाजी में प्रभाव नहीं डालता। जब प्रभाव नहीं डालता तो कौन सा स्थानांतरण होगा? शून्य स्थानांतरण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम वक्र में पठार बनता है। पढ़ चुके हैं आप पठार? आप पढ़ चुके हैं तो ही क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, और कंटेंट क्लियर नहीं किया है बच्चों तो फिर दिक्कत आ सकती है। कंटेंट क्लियर है तो ही मजा आता है क्वेश्चन को हल करने में। तो देखिएगा, अधिगम वक्र में पठार बनता है। किसे कहते हैं पठार? जब अधिगम की गति रुक जाती है तो पठार कब बनता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण? बताइएगा आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या है? सिंपल है, करेक्ट आंसर सी, थकान के कारण। जब थक जाता है व्यक्ति, थकान हो जाती है तो अधिगम की गति रुक जाती है, पठार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक, और ये जो है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभिरुचि, ये तो पठार के निराकरण के उपाय हैं कि पठार की सिचुएशन जब बन जाए तो उसे दूर कैसे किया जा सकता है, उसके तरीके हैं ये। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। सुन लिया आपने क्वेश्चन अच्छे से? जब मानव शरीर के एक भाग को, बताया था मैंने 2 भाग होते हैं, दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट, 2 पार्ट्स होते हैं। तो जब शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं बताइएगा? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। यस,
करेक्ट आंसर सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा आपको। करेक्ट आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। दो भाग होते हैं, ठीक है, एक भाग का अंतरण दूसरे भाग में होता है, ठीक है। दाएं भाग से यदि कुछ सीखा जाता है तो उसका अंतरण बाएं और बाएं का अंतरण दाएं की ओर होता है, द्विपार्श्विक अंतरण, ठीक है, बाइलैटरल ट्रांसफर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। देखिएगा, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। निराकरण के लिए ये तो करना चाहिए भाई। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, ये भी निराकरण है, करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, ओहो नेगेटिव आंसर आ गया, ये दंडित करना चाहिए। आगे देखो, कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो बच्चों क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीधे आंसर निकल रहा है। और वैसे भी 3 आंसर्स पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है, एक आंसर नेगेटिव है, तो यहां भी आंसर क्या है, सी, उसे दंडित करना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रारंभ में कैसी है, प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है, तीव्र है, ठीक है, और बाद में कैसी होती चली जाती है, मंद होती चली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम, बताइए। प्रारंभ में तीव्र और धीरे धीरे मंद, क्या कहेंगे? उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, जिसे हम सकारात्मक या नकारात्मक वक्र कहेंगे। जब बाद में मंद गति होती चली जाएगी तो हम नकारात्मक कहेंगे, ठीक है, उन्नतोदर वक्र। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? किससे संबंधित? ध्यान देना, शिक्षक से संबंधित पूछा है। यहां पर प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, लेकिन यहां पूछा गया है शिक्षक से संबंधित प्रभावित करने वाला कारक। तो देखिएगा, बैठने की उचित व्यवस्था, बी है शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता, सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। बताइएगा क्या आंसर आएगा। यस, अब देखिए, शिक्षक से संबंधित कारक पूछा है, तो बैठने की उचित व्यवस्था, ये तो कक्षा कक्ष की व्यवस्था है। शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता, ये संस्थाओं से संबंधित बात है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये अधिगम अनुभव या विषय वस्तु से संबंधित बात है। शिक्षक से संबंधित बात क्या होगी? विषय वस्तु में प्रवीणता, ठीक है, ये शिक्षक से संबंधित कारक है, विषय वस्तु में प्रवीणता। क्लियर? आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब पूर्व का अधिगम नवीन परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है, ठीक है, जब पूर्व का अधिगम नवीन, ठीक है, या नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। बताइएगा आंसर क्या होगा। अब देखिए, इधर बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, जब प्रभावित नहीं करता तो ये ज्ञान अलग है, ये ज्ञान अलग है।
ना तो ये सहायक हो रहा है और ना बाधक हो रहा है, तो कौन सा स्थानांतरण होगा? शून्य स्थानांतरण। कौन सा होगा? शून्य। क्लियर? आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। कौन से रूप से? सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। देखिएगा, ए है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, बी है सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी है अधिगम परिस्थितियां और डी है माता पिता की ओर से दबाव। बताइए क्या आंसर होगा यहां? सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से हम किसको देखेंगे? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये तो नहीं है सकारात्मक। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां या माता पिता की ओर से दबाव। ये देखो दबाव, दबाव भी नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों तो हमने निकाल दिए, अब बचते हैं दो। सहपाठियों से प्रतियोगिता या अधिगम परिस्थितियां, इनमें से सकारात्मक कौन सा होगा? बताइए, इन दोनों में से बताइए, क्योंकि यहां तो आपको नेगेटिव वर्ड वैसे दिख गया तो ये अलग निकल जाएगा, यहां भी नेगेटिव वर्ड वैसे दिख गया तो ये अलग निकल जाएगा। अब बचते हैं दो, सहपाठियों से प्रतियोगिता और अधिगम परिस्थितियां। बताइए, प्रभावित करने वाला कारक, वो भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक डेफिनेटली होगा अधिगम परिस्थितियां। ठीक है, लर्निंग सिचुएशंस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बच्चा ऑटोमेटिकली अधिगम कर सके। परिस्थितियां, माहौल बहुत बड़ा असर डालता है। ठीक है, परिस्थितियां बहुत अनुकूल होगी तो बच्चा सकारात्मक तरीके से क्या करेगा? अधिगम करेगा, क्योंकि सहपाठियों से प्रतियोगिता भी कहीं ना कहीं दबाव, प्रेशर क्रिएट करती है बच्चे के मस्तिष्क में। तो सकारात्मक रूप यदि होगा तो क्या होगा? अधिगम परिस्थितियां। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? अधिगम स्थानांतरण पढ़ाई है आपने, तो कौन सा प्रकार नहीं है? क्वेश्चन को बड़ी तसल्ली से समझना चाहिए, कौन सा प्रकार नहीं है। ए है एक पक्षीय, बी है द्विपक्षीय, सी है लंबात्मक, डी है बहुपक्षीय। बताइए कौन सा प्रकार नहीं है? आपने पढ़ा है, आप सिंपली बता सकते हैं कौन सा प्रकार नहीं है। बताइए। एक पक्षीय है क्या प्रकार? बिल्कुल है। द्विपक्षीय, द्विपार्श्विक अंतरण बिल्कुल पढ़ाया था। लंबात्मक बिल्कुल पढ़ा था। क्या नहीं है? बहुपक्षीय। आंसर आएगा डी, बहुपक्षीय। क्लियर? आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या गेने को पढ़ चुके हैं आप? ठीक है, रॉबर्ट गेने। बताइए रॉबर्ट गेने ने कितने प्रकार बताए थे? कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार। कौन से क्रम में प्रस्तुत किया था? सरल से जटिल क्रम में। किसने? रॉबर्ट गेने। तो गेने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? और ये बात तो आपको पता होगी कि वो क्वेश्चंस बता रही हूं मैं भी आपको जो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ताकि आपको ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाए कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कई बार आपका कहना होता है मैडम एग्जाम में पता नहीं कैसे प्रश्न आते हैं। बच्चों, कैसे भी नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस एग्जाम में उठे हुए हैं। क्लियर? तो देखिए गेने का कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबसे उच्च स्तर पूछा है गेने का। तो 8 प्रकार बताए थे। सबसे उच्च स्तर कौन सा होगा? बताइए। नंबर ए है संप्रत्ति अधिगम, बी है समस्या समाधान अधिगम, सी है श्रृंखला अधिगम और डी है संकेत अधिगम। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है? 8 प्रकार बताए थे। सबसे पहले कौन सा बताया था? संकेत अधिगम बताया था। और सर्वोच्च स्थान पर समस्या समाधान अधिगम। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
चेनिंग की संकल्पना का संबंध है। चेनिंग, कुछ पता लग रहा है आपको चेनिंग से? चेनिंग की संकल्पना का संबंध है, पहले ऑप्शन देख लो, शास्त्रीय अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, प्रयास एवं त्रुटि से, अवलोकनात्मक अधिगम से। तो पहले तो आपको पता चलना चाहिए, चेनिंग शब्द सुनते ही आप कहाँ जाओगे? चेनिंग शब्द सुनते ही आपको कहाँ जाना है बच्चों? रॉबर्ट गेनी पर। चेनिंग शब्द को सुनकर रॉबर्ट गेनी पर जाना है। रॉबर्ट गेनी ने बताया था एक कौन सा अधिगम? श्रृंखला अधिगम। कौन सा अधिगम? श्रृंखला अधिगम। और श्रृंखला अधिगम का इंग्लिश नेम क्या है? चेनिंग। श्रृंखला अधिगम का ही अंग्रेजी नाम क्या है? चेनिंग। तो चेनिंग की संकल्पना का संबंध किससे? आपको ये तो पता ही है कि ये रॉबर्ट गेनी ने बताया था। फिर जब आपको सारा समझाया था कि संकेत अधिगम किससे संबंधित है, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किससे संबंधित है, संकेत अधिगम किससे संबंधित है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किससे संबंधित है, फिर श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? कौन से सिद्धांत से संबंधित है श्रृंखला अधिगम? बताइएगा। याद आ रहा है कुछ? बच्चों याद नहीं आ रहा तो आपको ये वीडियो यहीं स्टॉप कर देना चाहिए और तुरंत कहाँ जाना चाहिए? गेने वाले वीडियो पर, रॉबर्ट गेने वाले वीडियो पर जाना चाहिए। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आंसर देना चुटकियों का काम होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर गलत ही दोगे। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बार बार सुनो, ग्रहण करो उसे अच्छे से, ठीक है। तो चेनिंग किसका अंग्रेजी नाम है? श्रृंखला का। श्रृंखला अधिगम वाली बात रॉबर्ट गेनी ने 8 प्रकार में से उनमें से एक प्रकार है। और श्रृंखला अधिगम संबंधित किससे है? किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, ठीक है। बता चुकी हूं, पूरा समझा चुकी हूं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है कौन सा अधिगम? श्रृंखला अधिगम। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। वापस क्वेश्चन पढ़िए। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, धनात्मक सरलीकरण। पहली बात, सामान्य तरीके से अधिगम स्थानांतरण के आपको 3 प्रकार बताए थे मैंने, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। क्लियर? फिर मैंने केवल और केवल सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार बताए थे आपको, तो धनात्मक या कह दो या सकारात्मक। तो उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा, योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बताइए, अनुबंधनात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या ऊर्ध्वाकार स्थानांतरण? बताइएगा आप। इसका आंसर देने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सकारात्मक के 3 प्रकार कौन कौन से बताए थे, ठीक है। जब 3 प्रकार आपको याद आ जाएंगे तो बिल्कुल आंसर भी आपको क्लियर तरीके से पता लग जाएगा। तो यहां से देखिए, योग द्वारा गुणा, ऊपर बढ़ा जा रहा है योग, फिर गुणा। सेकंड ग्रेड का टीचर, फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट क्लास का ज्ञान सेकंड क्लास में, तो सीढ़ी पर चढ़ना कौन सा है? ये ऊर्ध्वाकार या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा डी। क्लियर? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किसका? थॉर्नडाइक सिद्धांत। अधिगम अंतरण के सिद्धांत बताए जा चुके हैं आपको, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। बताइए, थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था अनुरूप तत्वों का सिद्धांत।
ठीक है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। नंबर 1 सकारात्मक स्थानांतरण, नंबर 2 नकारात्मक स्थानांतरण, सी है दूरवर्ती स्थानांतरण और डी है शून्य स्थानांतरण। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सा प्रकार नहीं है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, शून्य है, कौन सा नहीं है? दूरवर्ती स्थानांतरण। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है? बताइए। इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक में ये क्वेश्चन बना है। तो तैयार रहिए, सिंपल से सिंपल प्रश्न बनते हैं, आप तो कंटेंट क्लियर करिए बस। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? 5, 7, 8 या 6? बताइए। 8 परिस्थितियां। कौन से क्रम में प्रस्तुत किया है? सरल से जटिल क्रम में। कौन से क्रम में? सरल से जटिल क्रम में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? वापस वही बात, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये कहां से लिए गए पता लग गया होगा आपको। रॉबर्ट गेने अधिगम के प्रकार पर से लिए गए हैं, अधिगम स्थानांतरण पर से लिए गए हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर से लिए गए हैं और अधिगम वक्र व पठार पर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्लियर? तो गेने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? बताइए। ए है अंतर्दृष्टि अधिगम, बी है संकेत अधिगम, सी है श्रृंखला अधिगम और डी है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। क्या आंसर आएगा? कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? बताइए। शाब्दिक साहचर्य अधिगम ये तो बताया था, श्रृंखला भी बताया, संकेत भी बताया, कौन सा नहीं बताया? अंतर्दृष्टि अधिगम रॉबर्ट गेने के द्वारा नहीं बताया गया है, याद होगा आपको। ठीक है, संकेत बताया, श्रृंखला बताया, शाब्दिक साहचर्य बताया है, कौन सा नहीं बताया? अंतर्दृष्टि अधिगम। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। सिंपल, बच्चा ऐसा करता ही है, पहाड़ी सीख गया तो पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार के उदाहरण है। ए है मानसिक से शारीरिक, बी है शारीरिक से शारीरिक, सी है मानसिक से मानसिक, डी है शारीरिक से मानसिक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहाड़ी सीख रहा है, पहाड़ा कहां से सीखेगा? मानसिक क्रिया से सीखेगा या शारीरिक? मानसिक। गुणा और भाग मानसिक क्रिया है तो आंसर क्या आएगा? मानसिक से मानसिक। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, बताइए।
अगर आपको याद हो तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था जब हमने रॉबर्ट गेने को पढ़ा। तो बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा आता है स्कूल से और कोट कंधे पे टांग के आता है, फर्श पे डाल देता है। माँ आती है और कहती है कोट उठाओ बेटा, कंधे पे टाको, वापस बाहर जाओ और बेल बजाना, वापस अंदर आना। फिर मैं बताऊंगी कि कोट कहाँ रखा जाता है, तो बच्चा आता है वहां कोट रखता है। नेक्स्ट फिर ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद बच्चा अपने आप जगह पर जाकर कोट रखना सीख जाता है। कौन सा अधिगम है? श्रृंखलागत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, प्रत्यय अधिगम, या इनमें से सभी? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर श्रृंखलागत अधिगम या श्रृंखला अधिगम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वापस गेने आ गया। गेने का क्वेश्चन है। गेने, मैंने कहा ना कुछ भी लिखा जाता है। देखो गेने लिखा जाता है, कोई बात नहीं, गेगने लिखा जाता है, घबराना मत, यही है। गेगनी लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी प्रोनाउंस कर दिया जाता है, क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है GAGNE, ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन गेने, गेगने, गेगनी कुछ भी कर दिया जाता है। तो गेने निम्न में से किससे संबंधित है? ए है अधिगम का श्रेणी क्रम, बी है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, सी है अधिगम का मूल्यांकन, और डी है अधिगम का प्रबंधन। बताइए किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गेने ने क्या किया? अधिगम का श्रेणीकरण किया है, ठीक है, अधिगम का श्रेणीकरण, प्रकार बताए हैं अधिगम के, किसने? गेने ने। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? देखिए यहां दिमाग लगाना है आपको और बताना है कि गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। पहला है संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है, बी है नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगमन करता है, सी है श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, डी है नियम अधिगम समस्या समाधान का अनुगमन करता है। बताइए कैसे निकालेंगे आप इसका आंसर? बच्चों इसका आंसर निकालने के लिए तुरंत आपको पता होना चाहिए क्या? रॉबर्ट गेने के प्रकार। बताइए पहला प्रकार कौन सा था? यस, पहला प्रकार कौन सा था बच्चों? संकेत अधिगम, ठीक है। दूसरा कौन सा था? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा कौन सा था? श्रृंखला अधिगम। चौथा कौन सा था? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। पांचवा विभेद अधिगम। छठा संप्रत्यय अधिगम। नंबर 7 सिद्धांत अधिगम, और नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तभी निकलेगा जब आपको एक निश्चित क्रम में ये पता हो। इन्हें आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इन्हें डिस्टर्ब कर दिया आंसर ही नहीं निकलेगा। अगर इन्हें डिस्टर्ब कर दिया, नंबर 1 पर संकेत ही आएगा, नंबर 2 पर उद्दीपक अनुक्रिया, उसके बाद नंबर 3 श्रृंखला अधिगम, नंबर 4 शाब्दिक साहचर्य अधिगम, नंबर 5 विभेद, नंबर 6 संप्रत्यय, नंबर 7 सिद्धांत, और नंबर 8 समस्या समाधान। ठीक है, इतना करोगे आप। अब देखिए पहला ऑप्शन पढ़ो, संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का अनुगमन करता है। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का अनुगमन करता है, इस तरह दिया हुआ है। मान लो आपको एक बार अनुगमन का अर्थ पता नहीं है, ठीक है। संकेत नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ये नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ये
नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ठीक है। यहां चलो, नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम ये है, सिद्धांत कह दो या नियम, इसमें क्या लिखा हुआ है, नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का अनुगमन करता है। ये ऊपर से नीचे की बात कर रहा है, क्योंकि नियम ऊपर आएगा, ये नीचे, ये ऊपर से नीचे की बात कर रहा है। ये कैसी बात कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। ये मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही हल करना बता रही हूं। अब देखिए, श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया था, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो चलिए फिर भी अपन देखते हैं, श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगमन करता है, नीचे से ऊपर। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, नीचे से ऊपर। अब ये देखिए, नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम समस्या समाधान का अनुगमन, ये नियम किसका अनुगमन कर रहा है, समस्या समाधान का। तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। कंफ्यूज होने से काम नहीं चलता, सिस्टेमेटिकली चला करो। आंसर कहां जाएगा, आंसर तो निकलेगा, ये पहले पता होना चाहिए। फिर कंफ्यूज हो के आंसर मत निकालो कि ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, नहीं, पहले सिस्टम से चलो। संकेत अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम करता है, यानी संकेत नीचे है तो नीचे से ऊपर। क्लियर। नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का, नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का, तो ऊपर से नीचे वाली बात हो रही, ये ऊपर से नीचे। श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का, श्रृंखला और विभेद नीचे से वापस ऊपर। नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगमन, नियम समस्या समाधान नीचे से ऊपर। अब देखिए, ये भी नीचे से ऊपर, ये भी नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ये भी नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, तो तीन आंसर तो कैसे हो सकते हैं, आंसर तो एक होगा, वो कौन सा होगा, बी। कौन सा होगा, बी। नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का अनुगमन करता है। नियम अधिगम कौन सा नियम, ये नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का अनुगमन करता है। ठीक है, यानी अनुगमन का मतलब है कि फॉलो किसको करता है, संप्रत्ति को। संप्रत्ति के बाद ही कौन सा आएगा, नियम। तो नियम अधिगम संप्रत्ति अधिगम का क्या करता है, अनुगमन करता है, फॉलो करता है, अनुसरण करता है। पहले संप्रत्ति आएगा, उसी के बाद क्या आएगा, सिद्धांत अधिगम आएगा। सॉरी, पहले संप्रत्ति आएगा, उसी के बाद सिद्धांत अधिगम आएगा। तो पहले नियम अधिगम कहा जाएगा। नियम अधिगम अनुगमन किसका कर रहा है, संप्रत्ति का। संप्रत्ति अधिगम अनुगमन किसका कर रहा है, विभेद का। विभेद अधिगम अनुगमन किसका कर रहा है, शाब्दिक साहचर्य का। शाब्दिक साहचर्य अधिगम अनुगमन किसका कर रहा है, श्रृंखला का। श्रृंखला अधिगम अनुगमन उद्दीपक अनुक्रिया का, उद्दीपक अनुक्रिया अनुगमन किसका कर रहा है, संकेत अधिगम का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका बी। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपके हल हो चुके हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अब जाकर अधिगम टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक टॉपिक आता है अधिगम निर्योग्यता, लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम व्यतिक्रम भी जिसे हम कहते हैं। अधिगम निर्योग्य बालक मैं आपको पढ़ाऊंगी कहाँ, जहां मैं आपको सभी प्रकार के बालक पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, वहां पर जाकर के जब हम सभी प्रकार के बालकों का अध्ययन करेंगे, जैसे प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करेंगे, पिछड़े बालकों का अध्ययन करेंगे, मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन करेंगे, तो वहीं पर हम अधिगम निर्योग्य बालकों का भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तो इस अधिगम टॉपिक में मैंने जितना आपको बताया है उतना आपको अच्छे से ग्रहण कर लेना है। अधिगम टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अधिगम टॉपिक के बाद मैं आपसे बात करूंगी कौन से टॉपिक की, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो आज की चर्चा यही हो जाती कंप्लीट। धन्यवाद विद्यार्थियों। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.